हाँ बच्चों, ये है हमारा डाउट सेक्शन। जो बच्चे डाउट पूछते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, उसका मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो बच्चों, आप लोगों के पास अगर कोई डाउट है पर्टिकुलर चैप्टर से, तो मैं चैप्टर को पूरा का पूरा डाउट आपको वीडियोस बना दूंगा, जिससे आप बिंदास पढ़ाई कर सकते हो, देख सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। तो मज़े की बात यह है कि अब तो ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। तो ये डाउट है जूही का, मुंबई से। उसके बहुत सारे डाउट्स है वर्क एनर्जी पावर, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो। तो आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं बच्चों। ये सबके लिए है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, तो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में डाउट शेयर कर रहा हूँ और सबके सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वॉच इट आउट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। पहले क्वेश्चन देख लो बड़े आराम से, क्या दिया हुआ है। बच्चे लोग कह रहे हैं कि डाउट ही डाउट है। चलो अच्छी बात है, डाउट होनी भी चाहिए। डाउट हो तो ही समझो कि पढ़ाई हो रही है, जिसके पास डाउट ही नहीं है कैसी पढ़ाई। The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by this. Vx का मतलब हो गया टोटल एनर्जी, kx स्क्वायर बाई 2। पोटेंशियल Vx यहाँ गया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज kx स्क्वायर बाई 2। k बोला गया है 0.5 इसकी वैल्यू है। द ग्राफ ऑफ Vx वर्सेस x इज शोन इन द फिगर। ठीक है, शो दैट a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to plus minus 2। हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, आगे पीछे ऑसिलेट करता है, तो एक पार्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट तक जाके रेस्ट करता है, फिर वापस आता है। यानी कि जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा तो वो रेस्ट करेगा। टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। और यहाँ पे बोला गया है कि वो टर्न बैक व्हेन रीचेज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ही ये पॉसिबल है कि वहाँ पे जाए और वापस आए। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल रेस्ट करता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। तो टोटल एनर्जी यहाँ 1 जूल गिवन है हमारे को, तो यहाँ 1 जूल की वैल्यू डाल देंगे 1 हाफ। k की वैल्यू है 0.5 x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/0.5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x मेरे को मिल जाएगा 20/5 यानी कि 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स व्हाट? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर या मीटर, सॉरी मीटर में है ये। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर हमारे को मिल गया। बढ़िया। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लो, रीड कर लो। द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब रॉकेट जो बर्न होता है किसी फ्लाइट में, वही उसको पूरे जो प्लेन है उसको आगे ले जाता है। उसका जो फ्यूल बर्न होता है तभी वो पॉसिबल है। और यहाँ पे पूछा गया है, टू हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड। ये बर्निंग वाली जो एनर्जी है वो किसके एक्सपेंस पे आता है, किसके कॉस्ट पे आता है, किसके बदले वो आता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, कोई भी फ्यूल बर्न होगा यानी कि मास कुछ ना कुछ बर्न हो रहा है, फ्यूल का तो मास होता है, मास बर्न होगा तो वो एनर्जी देगा रॉकेट को, फ्लाइट को। तो मास बर्न होगा का मतलब मास तो रिड्यूस होता जाएगा एज टाइम पास है, क्योंकि मास तो बर्न होता जा रहा है, वेपोराइज होता जा रहा है। यानी कि मास के एक्सपेंस पे ही वो हीट जनरेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ मास हीट इज जनरेटेड इन द फ्लाइट।
और रॉकेट का मास होगा वो रॉकेट का मास तो कम होता चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि ड्यू टू द रिडक्शन इन मास ऑफ द रॉकेट द हीट इज बर्निंग, हीट इज फोर्सिंग द फ्लाइट टू मूव ऑन। सेकेंड पार्ट है comets have around the sun is highly elliptical orbit. Comets move around the sun in highly elliptical orbit. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general. मतलब यहाँ बोला गया है कि फोर्स जो लग रहा है कॉमेट पे और जो उसका वेलोसिटी है दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं है, yet the work done by the gravitational force every complete of the comet is zero. Why? तो देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आप खुद सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमारे पास अगर आप एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, हमने एक बॉल फेंका ऐसे ऊपर और ये फिर वापस आ गया, मतलब एक राउंड जर्नी हो गया। तो बॉल जब ऊपर जा रहा है तो वर्क डन ऑन द बॉल क्या लिखेंगे, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो वर्क डन तो माइनस में आएगा क्योंकि ये cos 180 इन्वॉल्व हो रहा है। बॉल जब नीचे आएगा तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो पूरे कंप्लीट साइकिल का वर्क डन क्या होगा, माइनस और प्लस, वो तो जीरो हो गया टोटल वर्क डन कंप्लीट साइकिल में। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा कंप्लीट साइकिल में हमेशा जीरो होगा, उसमें हमें 90 डिग्री की जरूरत ही नहीं है। An artificial satellite orbiting the Earth is very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why then does the speed increases progressively as it comes closer and closer to the Earth? जैसे जैसे वो closer to the Earth आएगा। अब टोटल एनर्जी पे ध्यान दो, टोटल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे वो अर्थ के पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना। कीप इन माइंड टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी कीप ऑन डिक्रीजिंग जैसे जैसे वो पास आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है हमारा, राइट। सो बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज while total energy is constant and in case if potential energy decreasing then kinetic energy will increase according to principle of conservation of energy। अभी इसकी बात हो रही है और डी की, इसको पढ़ लो आप डी पोर्शन जल्दी जल्दी। डी पोर्शन क्या कह रहा है, फिगर 6.13 The man walks 2 meters carrying a mass 15 kg on his hand। देख लो बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से, तभी मज़ा आएगा समझाने में, पढ़ने में। ठीक है, एक हैंड में ऐसे बॉक्स लेके कुछ मास है उसका 15 kg लेके आगे जा रहा है, और दूसरा तरीका ये है बॉक्स को ऊपर ले जाने की, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो केस 1 में क्या है कि वो हैंड में लेके जा रहा है ना, ये बॉक्स है, इसका कुछ वेट है mg, और एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है, तो हाथ वाला कांटेक्ट फोर्स ऐसे दिखा सकते हैं F1, ये ऐसे दिखा सकते हैं F2, और ये ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने बॉक्स को ऐसे दो हाथों से पकड़ा है, तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस हो गए ना, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउन, नीचे वाले जो पाम से हमने सपोर्ट दिया हुआ है फोर्स F1 ऊपर, और ऊपर से जो दिया हुआ है बॉक्स को वो F2 नीचे, ऐसा कुछ। तो ये जो सारे फोर्सेस हैं, एक तो mg हो गया, एक F1 हो गया, एक F2 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा है। तो यहाँ पर हर एक फोर्स के लिए जो एंगल है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ वो 90 डिग्री है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये भी 90। तो वर्क डन क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स D cos 90। अब cos 90 तो हमेशा जीरो होता है, तो वर्क डन इस केस में हमेशा जीरो हो गया, नो वर्क इज बिंग डन। अब फिजिक्स वाला बोलेगा भैया ये तो काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन बेचारा वो तो काम तो कर रहा है ना, वो तो थक जाएगा सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाने में। सो फिजिक्स इज वेरी फनी, फिजिक्स के टर्म में कुछ काम ही नहीं हुआ, जीरो वर्क डन आ गया। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि इसने पुली से बांध दिया, इसको पुली फिक्स कर लिया है और स्ट्रिंग से उठा के मास को कैरी कर रहा है ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया है कि द रोप गोज ओवर ए पुली, द मास 15 kg हैंग्स एट द अदर एंड, इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर। तो पहले मैं इसको हटा दूं। तो बच्चों ग्रेटर वर्क डन मांग रहा है, वो ग्रेटर वर्क डन मांग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग कि टेंशन टी इन द स्ट्रिंग तो ऐसे लग रहा है और ये जा भी इधर रहा है ना 2 मीटर, है ना। तो टेंशन टी इन द स्ट्रिंग कितना होगा, जितना वेट ऑफ द बॉडी है, टेंशन टी इधर हो गया, mg इधर हो गया। भैया जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सो एफ इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो तो जीरो से ज़्यादा ही होगी। यहाँ तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, किसमें ज़्यादा होगा ये पूछ रहा है ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो भी निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन सेकेंड केस में वर्क डन इज मोर, तो वर्क डन मोर है तो कितना मोर है भैया वो निकाल लेते हैं। अब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं करनी है, तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू mg लिखेंगे ना, एक्सेलरेशन नॉट हेयर। सो t इज इक्वल टू व्हाट, 150, टोटल फोर्स 150। तो यहाँ लिख दो 150 का स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ दिखा सकते हैं 150, ऐसे काले से लिखता हूँ ना, ऐसे दिखेगा नहीं। दिस इज टेंशन t 150 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ गिवन है 2 मीटर। सो 150 इंटू 2, 150 इंटू 2, दिस इज योर 300 न्यूटन, 300 न्यूटन मीटर और जूल। सो इन सेकेंड केस वर्क डन इज ऑब्वियसली ग्रेटर। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। ये भी एनसीईआरटी के एमसीक्यू है बच्चों, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 6.9, 6.10 ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों ने शायद किया होगा या मिला होगा क्वेश्चंस, एक बार पढ़ के देखो। ये जो मैं रैंडम चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे डाउट्स हैं, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी पावर आपके लिए रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। जो बच्चा देखेगा उसका अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू पावर डिलीवर्ड। पावर का फॉर्मूला तो बच्चे हमको मालूम है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर ही पावर होता है। तो हमारे को बोला गया बॉडी इज एट रेस्ट, u जीरो है, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, u जीरो आ गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट एक्सेलरेशन टाइम t, फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, v को लिख लेंगे a इंटू टी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है, एक कांस्टेंट है यानी कि m a स्क्वायर टी, तो ये कांस्टेंट है, मास भी तो कांस्टेंट ही होगा। सो फोर्स सॉरी पावर है ये, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आ गया हमारा ऑप्शन सेकंड, बड़ा लॉलीपॉप। अब नेक्स्ट आप लोग ट्राई करके देखो बच्चों। है ना, इजी है वैसे, सोचोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power। देखो यहाँ बच्चे, यहाँ कांस्टेंट पावर है, इस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, तो फिर से लिखेंगे पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट है तो P डी टी हो जाएगा अपॉन M इज इक्वल टू V डी वी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं,
पी टी बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। ये 0 to v ले लो और क्या, तो वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा मुझे। सो वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 2pt अपॉन m अंडर रूट। ये वेलोसिटी आ गया है, लेकिन मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो v को मैं लिखूंगा dx बाई dt। यहाँ बाकी सब तो कांस्टेंट है, मुझे मतलब है t से, dt इधर चला जाएगा, सो dx हो जाएगा सम कांस्टेंट t टू द पावर हाफ dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा 3/2। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा, है ना। प्लीज मेक ए नोट, बहुत इजी है। बच्चों, बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है 6.11। आप लोग चाहो तो देख सकते हो बुक से भी। बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ। ये कांस्टेंट फोर्स एफ गिवन है और बोला गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की और डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 4k कैप, यही लिखेंगे ना। बैकग्राउंड चेंज कर दूं क्या, अब ठीक है। 4k कैप हो रहा है हमारा डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4k कैप, ये मिल गया हमारे को। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने तो हमारे को आता ही है, जिसको नहीं आता वो हमारा वेक्टर्स वाला वीडियो देख लो प्लीज़, उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो सिर्फ ये वाला ये मल्टीप्लाई होगा, दिस इज योर 12 जूल, हो गया ना। लॉलीपॉप ही तो है, कुछ भी नहीं है। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों 6.17। ये सारे मैं डाउट्स डील कर रहा हूँ, तो आप लोग भी डाउट रेज कर सकते हो, वीडियोस की डिमांड कर सकते हो बच्चों। ये है द बॉब ऑफ ए पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी, ये बॉल बी है, ऑफ द सेम मास एट रेस्ट एज टेबल। सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो बोल रहा है कि हाउ हाई डज द बॉल ए राइज आफ्टर द कोलिजन। देखो बच्चों, हम लोगों ने फार्मूला भी डिराइव किया था कोलिजन वाले, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2, उस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर स्ट्राइकिंग ईच अदर, और इलास्टिक कोलिजन यहाँ मेंशन है, दैट मीन्स दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। क्या किया था हम लोगों ने, टू आइडेंटिकल मास exchange their velocity upon collision. Just after the collision they exchange their velocities। मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट पे है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा कि बॉल बी तो आगे चला जाएगा, लेकिन बॉल ए वहीं रुक जाएगा। एक्सचेंज वेलोसिटीज, ये जीरो वेलोसिटी है, वो अपनी बी अपनी जीरो वेलोसिटी ए को दे देगा और ए अपनी वेलोसिटी बी को दे देगा, और बी आगे चला जाएगा, ए वहीं रुक जाएगा। एक्सचेंज वेलोसिटी याद रखना बच्चों, भूलना नहीं है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, देखने में लग रहा है कैसे कैलकुलेट करें, एंगल भी गिवन है, राइट, मास भी गिवन, कुछ कुछ गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करें। 30 डिग्री सिर्फ एंगल ही गिवन है, तो इसमें कैलकुलेशन का कोई सवाल ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, थोड़ा सोचना है, फॉर्मूले जो हम लोगों ने किया उसको भी यूज़ करना है और फटाफट आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इफ़िशियंसी का फॉर्मूला नहीं मालूम हो, तो मैं लिख देता हूँ इफ़िशियंसी का फॉर्मूला। इफ़िशियंसी ये होता है
वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। हमने कुछ इनपुट काम किया होगा, कुछ आउटपुट किया होगा, या फिर पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज एफिशिएंसी। तो ए पंप ऑन द ग्राउंड, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पंप है, ग्राउंड फ्लोर पे है, बिल्डिंग कैन पंप वाटर टिल इट फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। 15 मिनट्स में वो पूरा टंकी को फुल कर देता है। द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। Efficiency of the pump is 30%. How much electric power is consumed by the pump? तो बच्चे सबसे पहले मालूम करेंगे इस तरह क्वेश्चन में कि ये जो टैंक सिचुएटेड है, कुछ हाइट है उसकी ग्राउंड से, तो उसमें जो वाटर है कंटेंट या वाटर जाने वाला, उसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्योंकि हम लोग निकालने वाले हैं पावर आउटपुट और पावर इनपुट की बात हो रही है। पावर इनपुट तो मशीन देगा, और जो आउटपुट पावर का क्या मतलब है, मतलब टोटल रेट ऑफ डूइंग वर्क इन सेंडिंग द वाटर टू द टैंक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क mgh/T। तो उसके लिए मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी वाटर इन द टैंक। तो यहाँ पे मास गिवन है, मास होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द टैंक गिवन है 30 मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे 1000 विच इज ए फिक्स क्वांटिटी। ये मास आ गया, जी को आप 10 ले लो, हाइट गिवन है 40 मीटर और टाइम गिवन है यहाँ 15 मिनट। इसको आप सेकंड में चेंज करो। दिस इज आउटपुट, ये हमारे को चाहिए, ठीक है। इनपुट है मशीन का पावर, जो हमको नहीं पता, वी हैव टू फाइंड इट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। एफिशिएंसी है 30%, एफिशिएंसी है 30%, तो मैं क्या लिखूंगा 30/100 इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो यहाँ से जो जो कट सकते हैं काट दो। इसको अब बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, इसको छोटा बना लेते हैं, और 3 × 2 कट जाएगा, ये 2 है तो यहाँ 2 से कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2/15 × 10 पे पावर 1 2 3 4 5, ये मिल जाएगा मुझे 2/15 10 to the power 5, 3 और 1 4 5, ये ठीक है। हमारा आउटपुट आ गया ना, यहाँ डाल देते हैं। सो 2/15 × 10 to the power 5, और ये हो गया पावर इनपुट, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पावर इनपुट। तो पावर इनपुट मेरे को मिल जाएगा 2/45। This is coming out to be 45, 2/45 into 10 to the power 6, इतना वाट की एनर्जी लगने वाली है, ठीक है बच्चों। इसको आप डिवाइड करके और भी सिंपल बना सकते हो, बट दैट्स इट, दैट्स गुड। तो आपको बेसिक चीज़ नहीं भूलनी है बच्चों कि एफिशिएंसी आएगा तो क्या करना है, किसी वाटर को टैंक पे पहुंचाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, अरे ऐसा तो कैसे करें फिर, क्योंकि हमारे को ध्यान देना पड़ेगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी लगता है, और वो टाइम टेकन भी हमें देखना पड़ेगा कितना टाइम में पहुंच रहा है ऊपर। तो बच्चा लोग प्लीज़ मेक ए नोट, आपको भी कोई डाउट है तो बिंदास मुझे बता सकते हो, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेक ए नोट।